क्या 2022 तक इस देश के भीतर में बैंक डूब जाएंगे? ये मुसीबत ये सबसे बड़ी ये है कि अगर इसमें बैंकों को ठीक करने के लिए भी अगर बैंकों को नोट छाप के दिया जाए तो फिर स्थिति आर्थिक तौर पर इस देश के भीतर में इतनी दिवालिया हो जाएगी, ये देश ही किसी दिन भरभरा के गिर जाएगा, लेकिन आज जरा सिलसिलेवार तरीके से अपने पैसे को लेकर आप अपनी स्थिति को समझ लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल जिस इकोनॉमिक जमीन पर हम लोग बैठे हुए हैं उसको लेकर कोई विजन इस सरकार के पास नहीं है और यह सोच नहीं पा रही है कि किस तरीके से इस देश की इकोनॉमी को चलाया जाए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जब देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की सोच ही खत्म हो जाए लेकिन देश चलाना हो तो आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, आरबीआई से कहेंगे नोट छापते चले जाइए। तो क्या मौजूदा वक्त का सच यही है कि सिर्फ और सिर्फ नोट छप रहे हैं और सरकार इस देश को चला रही है? आप कहेंगे ये कैसे संभव है? इसके जरिए तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ता चला जाएगा, यानी महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी। यकीनन महंगाई चरम पर पहुंचने की स्थिति भी जरूर आएगी, क्योंकि इस वक्त का सच यह है कि इस देश में रोजगार नहीं और आपके पास जो भी पैसा है उस पैसे से जो इंटरेस्ट मिलता है, अगर बैंक में जमा पैसा है या फिर कहीं आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके जरिए जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है उससे ज्यादा महंगाई दर इस देश के भीतर की है। इस देश की इतनी बड़ी तादाद में कंपनियां अपने आप को बैंकरप्ट करके सरकार के दरवाजे पर दस्तक देने पहुंच चुकी है तो उनकी तादाद हजारों में है। उन कंपनियों के लिए भी कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। सरकार के अपने बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो या नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो, सभी लगातार घाटे में चल रहे हैं और स्थिति इतनी नाजुक होती जा रही है कि बैंकों का एनपीए यानी वह पैसा जो कर्ज में दिया जाता है और लौटता नहीं है, जिसको बैड लोन कहते हैं, वह इस साल के अंत तक 20 लाख करोड़ तक ऑफिशियली पहुंचाएगा, जो मौजूदा वक्त में लगभग 10-11 लाख करोड़ के लगभग है और अगस्त बीतते बीतते यह 12 लाख करोड़ हो जाएगा। ऑफिशियली का मतलब है कि इसमें राइट ऑफ किया हुआ पैसा नहीं जोड़ा गया है, इसमें जो सरकार अपने तौर पर कुछ को कर्ज माफ कर देती है वो पैसा नहीं जोड़ा गया। यह बिल्कुल बैंकों के बुक में लिखे हुए कर्ज का हिस्सा बता रहे हैं और 20 लाख करोड़ रुपया अगर एनपीए बैंकों पर होगा तो फिर आरबीआई जिस दिशा में जाना चाहती है उसका मतलब है वो बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन की दिशा में बढ़ना चाहती है। और रिकैपिटलाइजेशन का मतलब है कि बैंकों को ही अब उसके शेयर्स को सरकार प्राइवेट हाथों में बेचना शुरू कर दे। यानी इस देश के भीतर में जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था और जनता का भरोसा जागा था कि सरकार हमने चुनी है और बैंक अब हमारे ही है, अब उन बैंकों को दोबारा निजी हाथों में दिया जा रहा है, जिसके बाद क्या स्थिति बनेगी कोई नहीं जानता है। इस दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस देश के भीतर में फिलहाल महंगाई दर 6.09% है। 6.09% महंगाई दर का मतलब बहुत साफ है, कम से कम बैंक से इंटरेस्ट रेट तो इससे ज्यादा मिलना चाहिए। जो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है उसमें 2 से 3% से ज्यादा आपको मिलता नहीं है इंटरेस्ट, यानी दुगना महंगाई दर है। अगर आप एफडी खरीद लेते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, अगर आप इक्विटी में पैसे लगा देते हैं, अगर आप रियल एस्टेट में चले जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं लेकिन कहीं से रिटर्न नहीं है। इस देश के भीतर में मौजूदा सच ये है कि सोना खरीद लीजिए तो आपको कुछ लाभ मिल जाएगा। आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि 1 साल के लिए अगर आपने इक्विटी ली है या 1 साल के लिए आपने अगर फिक्स डिपॉजिट लिया है या फिर आपने कैश लिक्विड फंड के तौर पर अपने अकाउंट में रखा है तो क्या कीमत उसको मिलेगी? इक्विटी में मिलेगी 0.34% 1 ईयर की। आपको कैश लिक्विडिटी जो है 4.93% आपको इंटरेस्ट मिलेगी। 5.10% जो मैक्सिमम है वो मिलेगा आपको एफडी में। इसके अलावा सिर्फ गोल्ड बचता है और गोल्ड की कीमत क्या है? गोल्ड की कीमत है 55,000 रुपए 10 ग्राम। इस देश के भीतर में गोल्ड खरीद पाने की हैसियत कम से कम 92% लोगों की नहीं है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और सोने की कीमत भी और सोने की मांग चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होती है, तो जरा देखिए अब सरकार ने आज ऐलान कर दिया, आरबीआई ने ऐलान कर दिया कि अपनी गोल्ड और ज्वेलरी के जरिए आप 90% तक लोन ले सकते हैं। बाकी चीजों पे लोन कितना मिलेगा कहना मुश्किल है। आप अपने मकान को गिरवी रख दीजिए, दुकान को गिरवी रख दीजिए, आप अपनी इंडस्ट्री को गिरवी रख दीजिए, पता नहीं उसकी कोई कीमत है या नहीं है बाजार में, क्योंकि उसके जरिए आपको लोन जितना चाहते हैं उतना मिलना मुश्किल है। तो ऐसे में लोन दिया जाएगा सोने के आधार पर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भाव उसका लगातार बढ़ रहा है, तो उसके आधार पर तो आपको लोन दिया जा सकता है, क्योंकि उस सोने को कल बैंक बाजार में बेच देंगे तो उनको पैसा रिटर्न हो जाएगा, बाकी जगहों से तो रिटर्न नहीं होगा। लेकिन सोना खरीद पाने की स्थिति तो सबकी नहीं है और स्थिति यह है कि इस देश के भीतर में जो 6 करोड़ लोग हैं जो कमाते हैं और अपना पीएफ कटाते हैं, सिर्फ 6 ही करोड़ लोग हैं, उनके जरिए जो लगभग 10 लाख करोड़ रुपया जमा है पीएफ के भीतर में, 1 करोड़ लोगों ने अपना पैसा इसी 4 महीने के दौर में निकाला है। आज की तारीख तक तकरीबन 99 लाख लोग पैसा अपना निकाल चुके हैं। इन 99 लाख लोगों में से 96 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी कमाई 50,000 रुपए से कम है महीने की और 55,000 रुपए में 10 ग्राम तोला मिलता है सोने। इस 96 लाख में से जो 92 लाख है उसका भी एक बड़ा हिस्सा जो है उसकी तादाद है लगभग 80 लाख। इनकी कमाई 15,000 रुपए महीने से कम है जिन्होंने पीएफ से अपना पैसा निकाला।
ये डाटा इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश के भीतर में कितने लोग कितना कमाते हैं और कितना पीएफ उनको कटता है यह इससे पता चल सकता है, क्योंकि जो पैसा निकाला गया है वो 26,000 रुपए से लेकर 44,000 रुपए तक निकाला गया है। यानी स्थिति इतनी नाजुक होती जा रही है कि भविष्य के लिए जो पैसा जमा रखा जा रहा था पीएफ में, अब नौकरी नहीं है तो वह भी पैसा निकाल ले, और वो पैसा जो निकाला गया है अगर वह पैसा भी घर में रखेंगे, बैंक में रखेंगे, उस पैसे की कीमत और कम हो जाएगी, क्योंकि कोई हमारे पास ऐसी दृष्टि बच नहीं पा रही है जिसमें से पैसे की कीमत किसी तरीके से बढ़ जाए। इसीलिए रिजर्व बैंक ने अपने तौर पर रिकैपिटलाइजेशन का एक प्लान भी रखा सरकार के सामने, और यह कहकर रखा कि बैंकों की स्थिति को अगर सुधारना है तो उसके लिए अब हमें पैसा चाहिए, बैंकों को ही पैसा चाहिए। उस पर रघुराम राजन जो पहले आरबीआई के गवर्नर, उनका कहना है कि आप जो बता रहे हैं 20 लाख करोड़ रुपया इस साल के अंत तक एनपीए हो जाएगा, यह भी दरअसल उन्होंने शब्द यूज किया एक्सटर्नली कंजर्वेटिव लाइन दी, बहुत ही संकीर्ण है ये, यानी और ज्यादा हो सकता है क्योंकि उसमें आप बाकी चीजों को नहीं जोड़ रहे हैं। तो बाकी वो कौन सी चीज है जिसके जरिए बैंकों के ऊपर कर्ज और बढ़ते चला जाएगा और बैंकों की स्थिति नाजुक हो जाएगी। लेकिन जब हम रिकैपिटलाइजेशन का जिक्र कर रहे हैं तो इसको और समझने की कोशिश कीजिए। सरकार के जहन में कई बातें चल रही हैं, बैंक को क्या निजी हाथों में दे दिया जाए, कुछ नाम भी निकल कर सामने आए, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, इनको पूरी तरह बेच दिया जाए क्या, या फिर जहां 51 शेयर से ज्यादा है उस शेयर को बेचकर 51 यानी पॉलिसी निर्धारित हम करेंगे इसलिए 51% शेयर रखें अपने पास, बाकी को सेल कर दें। तो इसमें जो लिस्टेड कंपनी आ रही है कि जो 6 बैंक माना जा रहा है जिनके सेल किए जा सकते हैं शेयर्स, उसमें एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है। इनके जो शेयर्स गवर्नमेंट के पास है, एसबीआई के शेयर्स 56.90%, पीएनबी के शेयर 83.19%, बैंक ऑफ बड़ौदा के 71.6%, कैनरा बैंक के 55%, यूनियन बैंक के 89.07% और बैंक ऑफ इंडिया के 89.1%। अब सवाल है कि इन बैंकों को अगर सेल भी किया जाएगा तो पैसा आएगा कितना। माना जा रहा है कि लगभग 90,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे और 40,000 करोड़ रुपए तुरंत बैंकों को चाहिए। दूसरा सवाल फिर आपके जहन में आना चाहिए, जब नोट छापे ही जा रहे हैं तो नोट बैंकों के लिए क्यों नहीं छाप दिए जाए। अगर सरकार चलाने के लिए नोट छापे जा रहे हैं, इस देश में कुछ चीजें डेवलप हो नहीं पा रही है, तो ये मुसीबत ये सबसे बड़ी ये है कि अगर इसमें बैंकों को ठीक करने के लिए भी अगर बैंकों को कि नोट छाप के दिया जाए तो फिर स्थिति आर्थिक तौर पर इस देश के भीतर में इतनी दिवालिया हो जाएगी, ये देश ही किसी दिन भरभरा के गिरता है। इसीलिए जो प्लान है उसमें कहा गया है कि 12 से 18 महीने यानी 2022 तक आप शेयर्स बेचिए, तो 51% शेयर अपने पास रखिए, बाकी बेचिए। बुक जो बैंक की वैल्यू होती है उसको ठीक कीजिए, उसको ठीक करने के बाद बैंक के शेयर ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे और शेयर मार्केट में वो उछाल लाएंगे, और मार्केट में जब आप शेयर बेचने जाएंगे तो ज्यादा कीमत आपको बैंक में इन्वेस्टर्स जो है वो ज्यादा पैसा देंगे। यानी निजीकरण की भी तैयारी है और बैंक के शेयर बेचने की भी तैयारी है। इसके तरीकों को थोड़ा और सरलता से अगर आप समझना चाहते हैं तो ये समझिए कि जो ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जो लोगों के इंश्योरेंस नहीं करती है, बाकी घर, मकान, इन सब चीजों का इंश्योरेंस करती है 3 कंपनी, ओरिएंट इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। इन तीनों के मर्जर की बात हो रही थी कि तीनों घाटे में चला। बैंकों का हाल भी तो इसी तरीके से हुआ, बैंकों की स्थिति बिगड़ गई तो मर्जर कर दिया गया। यहां भी 2018 के बजट में कहा गया था इनका मर्जर कर देंगे। स्थिति और बिगड़ी तो अब कहा गया कि मर्जर करने से तो चीजें रास्ते नहीं आएंगे, इनमें भी कुछ पैसा पंप किया जाए, और पंप इनके बीच में लगभग 3,475 करोड़ रुपए अब इन तीनों जगहों पर पंप किया जा रहा है। और इनको यह कहा जा रहा है कि आपको जो शेयर्स कैपिटल का जो ऑथराइजेशन था उसको हम बढ़ा देते हैं। जैसे नेशनल इंश्योरेंस के लिए पहले 2,600 रुपए उसके जो ऑथराइजेशन था शेयर कैपिटल का, उसको बढ़ा के 7,500 करोड़ कर दिया गया। जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस थी उसका लगभग 200 करोड़ का था, उसको बढ़ाकर लगभग 5,000 करोड़ कर दिया गया। जो ओरिएंट इंश्योरेंस थी उसका 250 करोड़ था, उसको भी बढ़ा के 5,000 करोड़ कर दिया गया। सबका ऑथराइजेशन बढ़ा दिया गया। यानी सब मार्केट में चले जाएं, वैल्यू बढ़ाएं, चीजों को डेवलप करें, लेकिन कहां से करेंगे। यहां तो लोगों का अपना पैसा ही उसकी कीमत कम हो रही है। यानी फिर समझ नहीं है, पहला राउंड ये भी आया। और इन सब के बीच का सच ये है कि इस देश के भीतर का जो वित्तीय घाटा है जो बजट में रखा गया था कि साल भर में हमको इतना घाटा होगा, मान लीजिए उन्होंने रखा कि साल भर में 100 रुपए घाटा होगा, तो आपको जानकर हैरत होगी इसी पहले तिमाही में ही 83 रुपीज चले गए, घाटे में चले गए। और वो डाटा ये बता रहा है कि वित्तीय घाटा जो है वह पूरे साल का था 7,96,000 करोड़ का, जो कि इस 3 महीने में 6,62,000 करोड़ का घाटा हो चुका है हमारा वित्तीय घाटा। तो जो बजट भी बनाया गया था वो भी कैसे पूरा होगा, ये इम्पॉसिबल सी चीज है। लेकिन इस इम्पॉसिबल सी चीज के भीतर का सच फिर से जानना चाहते हैं तो बैंक एक तरफ रहते हैं और बैंकों के जरिए सोना तो लोग खरीद नहीं पाएंगे। जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड बनाया गया इंडिया का, उसके भीतर में 3,312 कंपनियों ने इस लॉकडाउन से पहले अप्लाई किया था कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट है, इसको आप बेचिए, खरीदिए, किसी रूप में कीजिए। महत्वपूर्ण ये नहीं, किसी भी देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिवालिया नहीं होती। भारत में वह भी दिवालिया हो गई है और फरवरी तक का डाटा जो है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसके बाद तो मान लीजिए लॉकडाउन की स्थिति थी, इस बीच में तो बढ़ा दिया गया कि बैंकरप्सी का काम अब रुक गया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 1,343 यूनिट्स ने खुद को बैंकरप्ट किया और उस चले गए सीधे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड के सामने कि आप इसकी कोई व्यवस्था कीजिए। उसमें जानकारी मिली कि 340 का तो कोई खरीदार ही नहीं है, तो उसको लिक्विडेशन की तरफ बढ़ा दिया गया। जो 95 था उसका एक रिजर्वेशन प्लान बनाया गया है।
जो बाकी 77 थे उनको रिवाइज किया जा रहा है कि किसी तरीके से इनको चालू किया जा सके। 52 ने कहा अच्छा बेच नहीं सकते हैं तो हम विड्रॉ कर देते हैं, और 779 कंपनीज को लेकर अभी कोई काम शुरू हुआ नहीं। ये स्थिति इस देश के भीतर की इंडस्ट्रीज की, और इतना ही नहीं, इसमें जो कंपनीज थी उसमें मेटल से जुड़ी कंपनी, टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनी, फूड से जुड़ी कंपनी, फूड बेवरेज से जुड़ी कंपनी, मशीनरी से जुड़ी, इक्विपमेंट से जुड़ी कंपनी, ये कंपनियां थी। और लॉकडाउन के बाद स्थिति तो और नाजुक हो गई है, क्योंकि आरबीआई खुद बता रही है एक्सपोर्ट नीचे जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डेवलप हो नहीं पा रहा है। उन्होंने जो आज जो डाटा रखे उसमें उन्होंने साफ साफ पैसा नहीं है। जो ईएमआई की रियायत थी वह भी अगस्त के बाद खत्म। रेपो रेट में कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी लोन देना लेना ये सब पुरानी स्थिति है। आपको जितना पैसा देना है उसको चुकाना होगा, और ईएमआई भी अब आपको देनी होगी। यह स्थिति बहुत साफ तौर पर आरबीआई ने साफ की। तो 3 सवाल आखिर में, क्या 2022 तक इस देश के भीतर में बैंक खुल जाएंगे? पहला सवाल, बहुत साफ सवाल। दूसरा सवाल, क्या इस देश की इकोनॉमी और लोगों का पैसा जिस रूप में जहां जहां जमा है उस पर खतरा मंडराने लगा है? ये दूसरा सवाल है। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है, अगर रोजगार नहीं दे पाए, अगर अर्थव्यवस्था की चक्की को नहीं चला पाए, अगर इस देश में प्रोडक्शन रुका रहा और शेयर मार्केट आर्टिफिशियल तरीके से आप बढ़ाते रहे और विदेशी पूंजी भारत के खजाने में खूब जमा है, इसी की जानकारी देकर इस बात के वो हल्ला मचाते रहे कि हमारे पास तो खूब पैसा है, इतना पैसा तो किसी के पास नहीं है दुनिया में, तो देश के भीतर का अनूठा सच ये होगा कि सरकार के पास पूंजी के लिए आरबीआई होगा और उसके सरकारी खजाने में जमा विदेशी पूंजी होगी। इस देश की अपनी इकोनॉमी कुछ नहीं बचेगी। उस इकोनॉमी का सबसे बुरा और सबसे पहला असर पहली बार इस देश की इंडस्ट्री पे पड़ेगा, दूसरा असर एग्रीकल्चर पे पड़ेगा, और तीसरा असर उसके बाद उन नौकरी पेशा लोगों पे पड़ेगा जो अभी तक ये मानकर चल रहे हैं कि उनका रोजगार तो सुरक्षित है। वो चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, या किसी भी फील्ड में सरकारी नौकरी में हो, जिनकी तादाद इस देश के भीतर में लगभग 1.25 करोड़ है। और वह कॉर्पोरेट, वह इंडस्ट्री जिसके साथ जुड़े हुए लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी आने वाले वक्त में खतरे के बादल आएंगे। यह स्थिति बन रही है, धीरे धीरे बन रही है, लेकिन सवाल अभी से पूछना सरकार से शुरू कीजिए। अन्यथा रिजर्व बैंक भी सिर्फ सरकार के लिए है, नोट छापते चला जाएगा, देश चलते जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।